हेलो दोस्तों, हम आज कक्षा 7 की एनसीईआरटी देखेंगे, जिसका नाम है हमारा पर्यावरण। इसमें पहला चैप्टर है पर्यावरण। पर्यावरण में हम देखेंगे कि कक्षा पहुंचकर रवि ने अपने शिक्षक से पूछा, पर्यावरण क्या है? जो कुछ भी अपने आसपास देखते हो वह पर्यावरण है, शिक्षक ने बताया। एग्जाम्पल के लिए अगर आपके पास आप यहाँ पर है, कंघी है, मोटरसाइकिल है, साइकिल है, जो भी है आपके पास, मोबाइल है, वो सब क्या है? पर्यावरण के ही भाग है। रवि कहने लगा, इसका अर्थ है स्कूल, भवन, मेज, कक्षा, ये सभी जो कुर्सियां रखी हुई ये पर्यावरण है? तो टीचर ने कहा हाँ, ये सभी क्या है? पर्यावरण के अंग है। कुछ वस्तुओं का निर्माण जो है वह प्राकृतिक ने किया है और कुछ का मानव निर्मित द्वारा है। जैसे सड़क, कार, कपड़े, किताब, ये सब क्या है? मानवकृत है, मानव निर्मित पर्यावरण है। और प्राकृतिक में क्या है? पेड़ पौधे, नदियाँ। ये बॉक्स में देख लेते हैं। हमारे जीवन का मूल आधार है क्या? पर्यावरण। पर्यावरण जो है वो हमारे जीवन का मूल आधार है। हम सांस लेने के लिए हवा, पानी पीने के लिए, अरे पीने के लिए पानी, खाने के लिए भोजन, जो भी हम ये अपने अंदर या फिर सांस लेते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, खेलते हैं, ये सभी क्या है? पर्यावरण के अंग है। इसका मतलब ये हमारे जीवन का मूलभूत हो गया। मानव प्राकृतिक पर्यावरण में कैसे परिवर्तन करता है? कार का धुआं वायु को प्रदूषित करता है, पानी को मात्रा में एकत्रित किया जाता है जिससे कि वह दूषित होता है। भोजन को बर्तन में परोसा जाता है, भूमि पर कारखानों का निर्माण होता है। बर्तन में परोसने का मतलब कि अगर स्टील का बर्तन है तो बन कहाँ रहा है? कारखानों से। तो वही मतलब यह कहा जा रहा है। आगे देखते हैं। मानव कार, मील, कारखानों एवं बर्तनों का निर्माण करता है। मानव जो है वो कार यानी गाड़ी, मील, कारखानों का निर्माण करता है, किस लिए? अपने सुविधाओं के लिए। लेकिन क्या यह पर्यावरण को दूषित करता है? इकबाल ने पूछा, हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है? शिक्षक ने उत्तर दिया, ऐसे हमारे जरूरतों के कारण होता है। ये दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती है। इनका मतलब है कि अगर आप साइकिल से या फिर कार से कहीं जाना है आपको जल्दी, तो कार तो चाहिए, तो कार को बनाने के लिए स्टील चाहिए, जिसके लिए कारखाना लगेगा। कारखाने में कोयला लगेंगे जो कि संसाधन है, यानी कि पर्यावरण का हिस्सा है। तो दोहन होगा तो वहाँ से धुआं निकलेगी जो वायु को प्रदूषित करेगी। तो यानी कि हमारी ज़रूरतों के हिसाब से क्या है? पर्यावरण का हम उपयोग करते हैं। जैसे ये देखिए पर्यावरण के घटक, एकदम इम्पोर्टेंट है यह है। पर्यावरण के घटक, एक प्राकृतिक है, एक मानव निर्मित है। प्राकृतिक में आप देखेंगे जल, समुद्र हो गया, नदियाँ हो गई, ये क्या हो गए? प्राकृतिक पर्यावरण। वायु, हवा हो गया, जो ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी क्या है? वायु प्राकृतिक है। स्थल, भूमि मंडल जो है, जो कृषि के लिए है, वह सजीव जैव मंडल, जहाँ फिर पानी, वायु ये सब मिलते हैं, जहाँ मेढक, मानव होते हैं, ये सब क्या है? प्राकृतिक है। मानव निर्मित क्या है? इमारतें, पार्क, पुल, सड़कें, स्मारक, उद्योग, ये क्या है? सब मानव निर्मित पर्यावरण के घटक हैं। अगर देखा जाए तो मानव भी एक प्रकार का पर्यावरण के ही अंग है। एक व्यक्ति, परिवार, समुदाय, धर्म, ये सब क्या है? मानव के पर्यावरण के घटक हैं। आगे चलिए देखते हैं। इसलिए हम प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन करते हैं और कभी-कभी उसे नष्ट भी कर देते हैं। ऊपर के वार्तालाप से आप समझ गए होंगे कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तु एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। ये थोड़ा-सा डिटेल में परिभाषा है। देखिए, जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण होता है। यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण होता है।
प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवीय एवं अजीवीय दोनों परिस्थितियां सम्मिलित है। जीवीय प्राणी में आप देखेंगे सजीव प्राणियां, संसार का सभी सजीव प्राणी जैसे पादप एवं जंतु। पादप में आपके पेड़ पौधे, वृक्ष ये सब हो गए। जंतु में जानवर सब हो गए, मानव भी इसी में आएगा। अजीवीय निर्जीव पदार्थ हैं। सन- सभी क्या संसार के सभी निर्जीव पदार्थ जैसे स्थल, वायु, जल ये सब क्या है अजीवी है। आगे देखते हैं। जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं, उनकी गतिविधियां एवं उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं सम्मिलित है। मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं जैसे कि वाहन चलाना, कंघी करना, किताब पढ़ना ये सब क्या है गतिविधियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अब देखते हैं ये बॉक्स में शब्द की उत्पत्ति। पर्यावरण यानी एनवायरमेंट। एनवायरमेंट जो शब्द की उत्पत्ति हुई वो फ्रेंच शब्द से बना है। जो फ्रेंच शब्द है वो है एनवायररोनेर। एनवायररोनेर इसका मतलब होता है पड़ोसी। जो एनवायरनमेंट है इस ये फ्रेंच शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है पड़ोसी। आगे देखते हैं प्राकृतिक पर्यावरण। ऊपर घटक देखे थे प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव, तो उनमें से देखेंगे प्राकृतिक पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण में देखेंगे भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। प्राकृतिक का मतलब उसमें मानव का हाथ है ही नहीं। एकदम वो एकदम जब यूनिवर्स बना, पृथ्वी बना, उसके साथ ही वो सब अस्तित्व में आ रहे हैं या फिर धीरे धीरे आ रहे हैं। जैसे पेड़ अभी छोटा पौधा होगा, कभी बड़ा पेड़ बनेगा, लेकिन वो भी क्या है एक पर्यावरण का भाग है। आइए अब हम इनके संबंध में कुछ और तथ्यों की जानकारी प्राप्त करते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में कुछ और भी जानकारी एकत्रित करते हैं। पृथ्वी की ठोस परपट्टी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। यह कक्षा 6 की ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले कक्षा में, पिछले क्लास में। तो इसमें कहा है पृथ्वी की ठोस परपट्टी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। ये बात हम लोग जानते हैं क्योंकि यहाँ की पृथ्वी हम लोग पिछले क्लास में देखे थे, इसको क्या कहते हैं स्थल मंडल, जो भूमि है। चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है। यह किस चीज से बना होता है? चट्टान और खनिजों से एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। यह पहाड़, पठार, मैदान आदि, घाटी आदि जैसे विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। जो ऐसे स्थल है, स्थल मंडल, इसमें क्या है कहीं कहीं पहाड़ भी है, कहीं पानी भी है, कहीं सिर्फ ऊंचा टीला टाइप का है, कहीं एकदम समतल है। तो वही बोल रहा है। हाँ। ये स्थलाकृतियां महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती हैं। जो ये स्थलाकृतियां हैं ना, जो पहाड़ हैं, ये समतल है, कहीं गड्ढे हैं, तो वो क्या है महाद्वीपों के अलावा महासागरों की सतह पर भी पाई जाती है। जैसे कि एक महासागर ये पानी है, तो इसके अंदर भी पहाड़ पाए जाते हैं जिन्हें कटक कहा जाता है। इनके अंदर भी मैदान पाए जाते हैं, इनके अंदर भी जंगल झाड़ियां पाई जाती है। जैसे कि अब अरब सी में देखेंगे बहुत बड़ा जंगल है पानी के अंदर, समुद्र के अंदर। वो हम अच्छे से बाद में पढ़ाई करेंगे। अभी आगे देखते हैं। स्थल मंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि, मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। स्थल मंडल क्या है? कृषि भूमि के लिए जो हमें कृषि के लिए जो भूमि मिलती है वो कहाँ है? स्थल मंडल पर ही है। जो हम घर बनाते हैं वो कहाँ है? स्थल मंडल पर ही है। पशुओं को चरने के लिए चारा स्थल मंडल पर। यानी कि ये सभी जो है यह क्या है पर्यावरण के घटक हैं। यह खनिज संपदा भी है क्योंकि इनमें से, इनके अंदर से चट्टानों से सोना, चांदी, अभ्रक ये सब इत्यादि मिलते हैं। आगे चलिए देखते हैं। ये आओ करके है तो ये सब आप लोग कर लीजिएगा स्कूल में। चलिए देखते हैं। जल के क्षेत्र को जल मंडल कहते हैं। जैसे महासागर,
नदी, यानी कि जहाँ ज़्यादा जल है उसे का क्या कहा जाएगा? जलमंडल। यह जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। हमें पीने के लिए जल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका हम मतलब इसे दूषित नहीं करना चाहिए, लेकिन हम लोग इस समय कर रहे हैं। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। ये सभी हम लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं, लेकिन फिर भी हम लोग नया चैप्टर है इसलिए इसको फिर से देखते हैं। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए पृथ्वी हमारी है, इसके बाहर ये फैला हुआ है, अंदर नहीं बाहर। तो इस परत को बोला जा रहा है वायुमंडल, इंग्लिश में एटमॉस्फियर। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल इनके चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। ये इसलिए इसके यह जो वायुमंडल है इसलिए पृथ्वी पर की ओर आकर्षित है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल है पृथ्वी का जी का मान इन सब पर लगता है, इसलिए ये सब क्या है, बांधे हुए है इन सब को। वही यह बताना चाह रहा है। सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी हानिकारक किरणों जैसे परावैंगनिक किरणों से हमारी रक्षा करते हैं। ये सब क्या है, जैसे कि यहाँ O3 है, ओजोन गैस, यह परावैंगनिक किरणों से हमारी रक्षा करता है। आगे देखते हैं। कई प्रकार की गैस, धूल कण एवं जलवाष्प उपस्थित रहते हैं। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता है। अगर वायुमंडल में परिवर्तन होगा तो मौसम और जलवायु में भी परिवर्तन होगा। अगर आपका जैसे इस समय ठंडी का मौसम है, तो क्या है, वायुमंडल थोड़ा सघन नहीं है, क्या कहते हैं, विरल है, इसलिए ठंडी पड़ रही है। पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैवमंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल, वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। कहा जा रहा है कि जो वायुमंडल है, अरे जो पादप जीव हैं और जंतु मिलकर क्या बनाते हैं, जैवमंडल। तो ये जो जैवमंडल है, यहाँ पर स्थल, जल और वायु ये तीनों आपस में मिलते हैं तभी, क्योंकि एक जीवित प्राणी को जल भी चाहिए, स्थल जमीन भी चाहिए और वायु भी चाहिए, हवा भी चाहिए, नहीं तो वो जीवन संभव नहीं है। इसलिए जैवमंडल के यहाँ ये तीनों पाई जाती है, या फिर ये तीनों जहाँ पाई जाएंगी वहीं पर जैवमंडल होगा। ये इम्पोर्टेंट है। परितंत्र, वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिनमें वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंध है। परितंत्र उसी उसी को कहते हैं। जैसे एक मान लीजिए तालाब है, तो यहाँ पर मछलियाँ हैं, तो यहाँ पर मेढक भी होंगे, यहाँ पर सांप भी होगा। तो ये सब क्या है, एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं। मछलियाँ पानी में भी ऑक्सीजन है उससे सांस ले लेंगी, वह कभी कभी इनको खा लेंगी। मेढक है, इनको यह खा लेगा सांप, और फिर यहाँ पर मानव है, वो इन लोगों को खा लेगा। यानी क्या है, यहाँ पर परस्पर कीट पतंगे सभी है। तो क्या हो गया, यह क्या है, परितंत्र है। परितंत्र क्या है, देखिए, मूसलाधार वर्षा हो रही है, मुझे अपना केरल याद आ गया। तुम सबको ये आकर देखना चाहिए कैसे हरे भरे खेत होते हैं एवं नारियल बागानों के लगातार बारिश होती है। एक रवि है जो केरल से, वो बोल रहा है कि वहां पर बहुत सारी मूसलाधार वर्षा होती है, वहां पर नारियल के खेत है। लेकिन जैसलमेर के रहने वाला हीरा ने आश्चर्य से कहा, हमारे यहाँ वर्षा ही नहीं होती। ये राजस्थान की बात कर रहा है। राजस्थान का जो लड़का है, वहां पर वर्षा सबसे कम होती है और मूसलाधार वर्षा केरल में होती रहती है। इसलिए दोनों क्या है, परितंत्र, वहाँ के परितंत्र अलग है और यहाँ का केरल का परितंत्र अलग है, वही बताया जा रहा है। लेकिन वहाँ ऊँट मिलते हैं, लेकिन केरल में ऊँट नहीं मिलते हैं। केरल में क्या मिलते हैं, हाथी उथी मिलते हैं। कहानी के बच्चों की तरह आप भी अपने पर्यावरण स्थान का चित्र फोटो खींचे। ये क्या है, परितंत्र है, यही हम बता रहे थे ऊपर। देखिए यहाँ पे हंस है, ये बैल है, यहाँ पर कोई हिरन उरन है, ये नदी आ रहा है या फिर धारा कह रहे हैं। तो यही सब क्या है, परितंत्र है।
आगे देखते हैं। प्रत्येक 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसको नोट याद कर लीजिएगा। प्रत्येक 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ये सब एग्जाम में आते हैं भाई साहब। वस्तु विनिमय पद्धति, यह वस्तुओं की अदला-बदली या व्यापार जिसमें धन का प्रयोग नहीं होता है, जिसे वस्तु विनिमय पद्धति कहते हैं। पहले आपके देखते होंगे गाँव में जब कोई आता था कुछ बेचने के लिए तो उसे गेहूँ देकर वो सामान ले लिया जाता था। यानी कि करेंसी नहीं थी, पैसे का आदान-प्रदान नहीं था। तो वही क्या है वस्तु विनिमय पद्धति। देखिए यहाँ पर कोई कुछ गेहूँ देगा तो उन्हें चप्पल दे देंगे, कोई चावल देगा तो उन्हें वो चप्पल दे देंगे। क्या है यहाँ पे वस्तुओं का अदला-बदली है, धन का कोई वो नहीं है वितरण। आगे चलते हैं। सभी पेड़-पौधे, जीव-जंतु एवं मानव अपने आस-पास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। यह भी इम्पोर्टेंट है। सभी पेड़-पौधे, जीव-जंतु ये मानव अपने आस-पास के पर्यावरण पर आधारित होते हैं। जैसे रेगिस्तान में चले जाएँगे तो वहाँ पर ऊँट पर लोग कार्य करते हैं, ऊँट से सभी वर्क करते हैं। और वहीं आ जाइए उधर उत्तर साइड और तो बैल से भी कार्य किया जाता है। वही कहने का मतलब है। प्रायः वे एक-दूसरे पर आश्रित रहते हैं। जीवधारियों का आपसी एवं उनके आस-पास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही परितंत्र कहलाता है। यहाँ भी यानी कि कहीं भी 2-4 जीवों को आपस का संबंध है, वह क्या हो जाएगा? परितंत्र हो जाएगा। यानी कि एक तालाब भी क्या है? परितंत्र है। पर्वत भी क्या है? परितंत्र है। कहीं का रेगिस्तान है, वहाँ भी एक परितंत्र होगा। घास स्थल, रेगिस्तान, झील, पर्वत, नदी ये क्या है? परितंत्र है। महासागर एवं छोटे से ताल का भी एक परितंत्र होता है। यानी एक बहुत बड़े महासागर को ले लीजिए, प्रशांत महासागर और एक छोटा-सा गाँव में आपका ताल है, दोनों क्या है? परितंत्र हैं। क्या आपको लगता है कि जिस पार्क में रवि उसके मित्र खेलते थे, वह भी एक परितंत्र है? तो हाँ, वो भी क्या है? एक परितंत्र है। अब मानवीय पर्यावरण देखते हैं, क्योंकि प्राकृतिक पर्यावरण देख लिया, मानव पर्यावरण। मानव अपने पर्यावरण के साथ परस्पर क्रिया करता रहता है और उसमें अपनी आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तन करता रहता है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। उनका जीवन सरल था एवं आसपास की प्राकृतिक से उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। जो प्रारंभिक मतलब कि जो पहले के मानव थे, सिंधु घाटी सभ्यता, पाषाण काल के, वो क्या है कहा जा रहा है कि उन सब का थोड़ा जीवन सरल था क्योंकि आस-पास की चीज़ें मिल जाती थी। उस समय मानव क्या करते थे, शिकार चुपचाप करते थे और फिर जो फल होते थे जो फसल होती थी उनको खाकर अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन आज के मानव को कार भी चाहिए, बड़े-बड़े महल भी चाहिए, बिल्डिंग भी चाहिए, तो वही इसमें बोल रहा है। आवश्यकताएँ बढ़ती रहीं, मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उनके परिवर्तन करने के तरीके सीख लिए। उसने फसल उगाना, पशु पालना एवं स्थायी जीवन जीना सीख लिया। पहिए का आविष्कार हुआ, आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाए गए, वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ, व्यापार आरंभ हुआ एवं वाणिज्य का विकास हुआ। वाणिज्यिक मतलब कि जहाँ व्यापार होता हो, पैसे का, धन का, आर्थिक मामला हो। औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गया था। परिवहन तेज गति से प्रारंभ हुआ, सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार सहज और द्रुत हो गया, यानी कि दुरस्त हो गया। आगे देखते हैं। क्या आप जानते हैं कि आप गर्मी में रसीले तरबूज एवं सर्दी में भुनी हुई मूँगफली खाना क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि गर्मी में हमें ठंडी चाहिए होती है इसलिए हम लोग तरबूज खाते हैं, खीरा खाते हैं। सर्दियों में हमें चाय पसंद है, मूँगफली पसंद है क्योंकि ठंड लगती है। प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है। मानव को पर्यावरण के साथ समरता से रहने का एवं उसका उपयोग सीखना चाहिए। रवि की कक्षा में मिजोरम की एक लड़की है, नूरी। वह अक्सर अपने स्थान की हरियाली की बात करती है। अब मिज़ोरम साइड जाएँगे, सेवन सिस्टर और तो वहाँ पे हरियाली ही है, क्योंकि पहाड़ ज़्यादा हैं, वहाँ पे पानी ज़्यादा है इसलिए। खेल का मैदान नष्ट होने के कारण रवि की उदासी देखकर नूरी ने उसे अपनी छुट्टी पर घर आने के लिए बोला था। आगे देखते हैं। ये चैप्टर खत्म हो गया कुछ?
क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। परितंत्र क्या है? तो जो एक दूसरे से जुड़ी हुई आर्थिक या फिर रासायनिक भौतिक क्रिया को ही परितंत्र कहा जाता है। प्राकृतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं? प्राकृतिक पर्यावरण वह पर्यावरण है जो कि मानव द्वारा निर्मित नहीं है, जैसे कि स्थल, पर्वत, पठार, ये सब क्या है? प्राकृतिक पर्यावरण है। ये संसाधन भी हैं, इसमें खनिज-वनिज भी होते हैं। पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन-कौन से हैं? तो हम लोग ऊपर देखे थे पर्यावरण के प्रमुख घटक, जैसे कि सड़कें, स्थल, जल, ये सब क्या है? पर्यावरण के घटक हैं। मानव निर्मित पर्यावरण के 4 उदाहरण दीजिए। सड़क हो गई, रेल हो गया, ब्रिज हो गया, ये सब क्या है? मानव निर्मित है। स्थल मंडल क्या है? तो भूपटल पर ऊपरी परपटी को स्थल मंडल कहते हैं, ऊपर हम लोग पढ़े थे। जीवीय पर्यावरण के 2 प्रमुख घटक क्या-क्या हैं? जीवीय पर्यावरण के 2 प्रमुख घटक क्या-क्या हैं? तो पादप और जंतु। जैवमंडल क्या है? जहाँ तीनों स्थल, जल, वायु मिलते हैं और वहाँ पर जीवन उत्पन्न होता है, उसी को जैवमंडल कहते हैं। इनमें से कौन-सा प्राकृतिक परितंत्र नहीं है? प्राकृतिक परितंत्र नहीं है। क्या है? मरुस्थल प्राकृतिक परितंत्र है, क्योंकि मरुस्थल प्राकृतिक से बना है। वन प्राकृतिक से। ताल जो है मानव द्वारा खनकर गड्ढा कर उसमें पानी भरा जाता है, जो ताल बनता है। इनमें से कौन-सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है? स्थल, धर्म, समुदाय। स्थल है। इनमें से कौन-सा मानव निर्मित पर्यावरण है? पहाड़, समुद्र, सड़क। क्या हो गया? सड़क। इनमें से कौन-सा पर्यावरण के लिए खतरा है? पादप वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि, फसल वृद्धि। तो क्या है? जनसंख्या वृद्धि। ये मिलान है, देख लीजिए। जैवमंडल जहाँ तीनों मिलती हों। स्थल, जल, वायु। ये हो गया। वायुमंडल जहाँ पृथ्वी के चारों ओर वायु का परत। पहला हो गया। जलमंडल जलीय क्षेत्र को। पर्यावरण हमारे आसपास का क्षेत्र। ये हो गया। धन्यवाद।